नौजवानों की भर्ती कर ही रहे हैं। अभी बस्तर फाइटर हम लोग किए हैं तो बस्तर के बच्चों को दे रहे हैं मौका, क्योंकि वो इलाका उस प्रकार से है तो वहाँ के बच्चों को ज़्यादा उनको अवसर मिले। लेकिन इससे क्या फ़ायदा मिलेगा? आप यदि एक तो वैसी 2 साल से सेना में भर्ती आप बंद कर दिए हैं, दूसरे ये केवल 4 साल के रख रहे हैं। 4 साल बाद वो जब जवान आएंगे तो क्या करेंगे? पुलिस लॉ एंड ऑर्डर के लिए होता है, सेना वो सुरक्षा के लिए होता है। सेना में जो भर्ती होता है वो केवल 2 चीज जानता है, दोस्त और दूसरा दुश्मन। और दुश्मन सामने दिखे तो उसे खत्म करना है, युद्ध करना, उसे लड़ाई करना है। तो सेना की ट्रेनिंग अलग है, पुलिस की ट्रेनिंग अलग है, लॉ एंड ऑर्डर के देखते हैं और ये उसको इससे नहीं जोड़ा जा सकता। नंबर 2, सेना पूर्णकालिक भर्ती क्यों नहीं कर रहे हैं? 2 साल से आप भर्ती नहीं कर रहे हैं और 4 साल बाद वो जवान 22-23 साल का लड़का वापस जब अपने घर लौटेगा और बेरोजगार होगा तो इतने लोगों को सब जगह क्या पुलिस में भर्ती करेंगे? संभव है? और भर्ती हुए ठीक है, और नहीं भर्ती हुए वो तो उनको तो बंदूक चलाना आ गया है। मुझे लगता है कि इसमें प्रदर्शन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। केंद्र सरकार की सारी नीतियां स्पष्ट है और स्पष्ट होने के बाद में राज्य में क्या कर रहे हैं उसको देखना चाहिए। केंद्र सरकार मुझे लगता है कि जितना युवाओं के हित में, प्रदेश के हित में, राष्ट्रीय हित में जो योजना बनाते हैं, काम करती है, उसको लेकर के कहीं संशय की स्थिति नहीं है, न प्रदर्शन करने की आवश्यकता है। पुलिस भर्ती में नौजवानों की भर्ती कर ही रहे हैं। अभी बस्तर फाइटर हम लोग किए हैं तो बस्तर के बच्चों को दे रहे हैं मौका, क्योंकि वो और साथ ही नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक जी को भी सुना। तमाम बयानों को हम देख पा रहे हैं क्योंकि अग्निपथ योजना पर जिस तरह से तकरार की स्थिति है, और इस तकरार में कहीं ना कहीं जो पूरे देश में एक माहौल बना है यूपी और बिहार में, उसको देखते हुए जिस तरह से तमाम बयान निकल के सामने आ रहे हैं और देश के कई राज्यों में केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का विरोध तेजी से हो रहा है और जिस तरह से बड़ी संख्या में युवा सड़कों पर उतर आए हैं, युवाओं के इस विरोध को राजनीतिक समर्थन भी मिल रहा है। और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने भी सरकार से कई सारे सवाल किए केंद्र सरकार से। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से 4 साल की सेवा देने के बाद पुलिस बल में शामिल नहीं किया गया, उनका क्या होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यह भी कहा कि जब 4 साल बाद 2022-23 साल का लड़का वापस अपने घर लौटेगा तो वो बेरोजगार होगा, ऐसे में क्या होगा। तो कई सारे सवाल है। इस सवालों का जवाब हर जवान भी जानना चाहता है जो आज के समय में सेना में भर्ती होना चाह रहा है। तो इसको समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ में पूरा एक पैनल मौजूद है, उनका मैं परिचय करा दूं। हमारे साथ में यहाँ पे कांग्रेस से अमित श्रीवास्तव जी हैं, यहाँ पे वरिष्ठ पत्रकार नागेंद्र जी हमारे साथ में मौजूद है, रवि सिंह जी हमारे साथ में बीजेपी। सबसे पहले मैं नागेंद्र जी के पास चलना चाहूंगा। नागेंद्र जी, आपने अग्निपथ योजना को देखा भी, समझा भी, और जिस तरह की स्थिति है इसको लेकर पक्ष में कई सारे तर्क किए जा रहे हैं, लेकिन अभी फिलहाल तो युवा उद्वेलित है। युवाओं को जवाब चाहिए इसका। नागेंद्र जी। बिल्कुल गांधी जी, इसको लेके पूरे देश में अभी जिस तरीके से स्थिति बनी हुई है वो काफी दुर्भाग्यजनक कही जा सकती है। अरबों करोड़ों रुपए की राष्ट्रीय संपत्ति जो है वो दांव पे लग गई है। सारी चीजें जो है, ट्रेन चलाई जा रही है, ट्रेन की पार्टों को बाधित किया जा रहा है, बहुत सारी ट्रेनें कैंसिल हो गई है और इसके साथ साथ जन सामान्य का जो जीवन है वो एक तरीके से बुरी तरीके से प्रभावित हुआ है। इस पूरे प्रक्रिया में या इस पूरी योजना को लेके बहुत सारे भ्रम की स्थिति पैदा हो रही है। बहुत सारे, अब इसमें पॉलिटिकल बयान तो बहुत सारे आ रहे हैं, लेकिन इसमें बहुत सारी चीजें जो है वो ऐसा संकेत देती हैं कि कहीं ना कहीं इसको समझने में भ्रम हुआ है युवाओं को। कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसे गड़बड़ियां नजर आ रही हैं कि एक तरीके से इसको कह सकते हैं कि संवादहीनता या कम्युनिकेशन गैप हुआ है इस योजना को लेके, जो लोग समझ नहीं पाए। हालांकि अब इसको लेके लगातार सरकार की तरफ से भी बयान आ रहा है, सेना के भी अधिकारी जो हैं अपनी बात समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस पे तो हम विस्तार से चैनल पे चर्चा करेंगे ही, पर बेसिक चीज जो है, इस योजना में बेरोजगारों को रोजगार देने की मंशा जो है, और आप देखें कि सारे विकसित देशों में युवाओं को खास तौर पे सेना में काम करने का एक अवसर मिलता है। बाद में वो फिर अपने हिसाब से, अपनी रुचि से फिर दूसरे जाते हैं। तो एक तरीके से ये योजना जो है वो बनी है और
सरकार के जिम्मेदार मंत्रियों ने इस बात को कहा भी है कि ये योजना किसी तरीके की पॉलिटिकल योजना नहीं है। ये योजना सेना ने बहुत सोच समझ के बनाई है और इसका उद्देश्य युवाओं के बेहतर भविष्य को लेकर है। जी, बेहतर भविष्य को लेकर बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अमित जी, बहुत सारी बातें सोशल मीडिया पे ऐसी आ रही कि तुम मुझे नौकरी दो, मैं तुम्हारी ट्रेन जलाऊंगा। इस तरह के भी आपने कमेंट्स देखे होंगे। अमित जी, आपका सवाल रिपीट कर लीजिए, ब्रेक हो गया था आपकी वॉइस। मैं बोला कि सोशल मीडिया में ऐसी बातें भी आ रही हैं कि तुम मुझे नौकरी दो, मैं तुम्हारी ट्रेन जलाऊंगा। तुम मुझे नौकरी दो और मैं तुम्हारी ट्रेन जलाऊंगा। देखिए गांधी जी, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि जो भी ये कर रहा है वो कम से कम वो छात्र नहीं हो सकता जो सपने देखता है कि मुझे सैनिक बनना है, क्योंकि जिसको सैनिक बनने की इच्छा होगी, मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि उसकी जज्बा ही अलग होता है और लगातार बचपन से एक आदमी में जुनून रहता है कि मुझे आगे जाके देश की सेवा करना है, सैनिक बनना है, और एक ड्रीम लेके जो आदमी चलता है, कम से कम वो सरकारी संपत्तियों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। पहली चीज। दूसरी चीज, आपके चैनल के माध्यम से उन समस्त युवाओं से भी मैं निवेदन करना चाहता हूं कि ये संपत्ति अपनी, ये आपकी संपत्ति है, देश की संपत्ति है, इस पे कम से कम नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। तीसरी अहम बात कि जिस प्रकार से एक 3 कृषि कानून लाया गया था और जब सब लोग ने कहा कि ये किसान भाई 3 मिनट में समझ गए, सरकार ने तो उन किसान भाइयों को 703 लोगों की जान गई, उसके बाद समझे और उसे वापस लेना पड़ा। आगे जाके आप देखेंगे। अग्निपथ पे बहुत सारी बातें करनी चाहिए। अमित जी, अग्निपथ योजना पे पहला तो ये आप क्या समझ पा रहे अग्निपथ योजना को? देखिए, अग्निपथ योजना के तहत जो सरकार ये एक जो योजना लाई है कि 17 से 21 वर्ष के युवाओं को इस साल 2 साल एग्जाम किए हैं, क्योंकि पिछले 2 साल से सेना में भर्ती नहीं हो रही थी, तो इसलिए उसको एग्जाम किया गया है और एग्जाम अगले साल से फिर 21 साल हो जाएगा और उसके तहत उनको 4 साल का जो सर्विस का टर्नओवर रहेगा और उसके बाद उनको रिटायरमेंट मानना पड़ेगा। लेकिन जिस प्रकार से सरकार का ये कहना है कि उनको 4 सालों में ट्रेनिंग देके कौशल विकास किया जाएगा, लेकिन एक अहम मुद्दा ये है कि जिस प्रकार से उसके बाद जो 4 साल के बाद उनको जो अमाउंट मिलेगा, जो पैसा उनके पीएफ के माध्यम से जो कटेगा, 10.75 के लगभग है, 11 लाख के आसपास का है वो। और आपको मैं बता दूं, लेकिन आज अगर उस योजना को लेके गांधी जी, अगर 16 राज्यों में 24 शहरों में प्रदर्शन हो रहा है, अगर उसको लेके 268 ट्रेनों को डाइवर्ट करना पड़ा, 163 ट्रेनों को बंद करना पड़ा, तो ऐसी नौबत क्यों आ रही है? सरकार अगर कोई योजना ला रही थी, सरकार अगर कुछ युवाओं के लिए ला रही थी, कोई स्कीम ला रही थी, तो उन्हें कॉन्फिडेंस क्यों नहीं लिया गया? यही गलती वो किसानों के 3 कृषि कानून पे थी। और सबसे अहम बात आपको मैं बता दूं कि कई चैनल, दुखद पहलू है गांधी जी, मुझे कहता हुए बड़ा दुख हो रहा है कि वो चैनल जो पिछले बार भी यही कहा करते थे कि 3 कृषि कानून बहुत अच्छे हैं और जब वापस हो गए तो उसकी खामियां गिनाते थे, आज वही चीज एक जिम्मेदार चैनल, जब हम शाम के टीवी देख रहे थे तो वो चैनल कर रहा था। तो ये दुखद पहलू है कि आप पहले उसी चीज को आप बताते हैं कि अच्छा है और बाद में अगर आप उसको बताते हैं कि वो खराब है, लेकिन देश के युवाओं के विषय में कोई नहीं सोच रहा है गांधी जी। और रविंद्र जी भी मौजूद हैं बीजेपी से। रविंद्र जी, मेरी आवाज पहुंच रही है आपको तक? हाँ जी, आ रही। ये तो पहले अच्छा या बुरा है, पहले इसी पे अमित जी जानना चाह रहे हैं, जो अग्निपथ योजना को लेकर तमाम यहाँ पे सवाल उठते नजर आ रहे हैं। जी, मैं तो कह रहा हूँ कि योजना बहुत अच्छी है। अभी ये शुरुआती दौर पे प्रयोग के लिए लाया गया है और ऐसे छोटे छोटे 4 साल 5 साल की जो सर्विस का ये होता है, इसको देश के भारत के अलावा दुनिया के अन्य देशों में भी अप्लाई किया जाता है। सबसे बड़ी बात है, 4 साल बाद ये जो 21 साल के युवा होंगे, इनको फाइनेंशियल भी बहुत मदद मिलेगी। 25% सशस्त्र नौकरियों में जो इनको फायदा मिलेगा उसका अलग इनको लाभ मिलेगा। कारपोरेट सेक्टर में काम करने का अवसर मिलेगा और अभी जो 40,000 लोग जो हर साल रिटायर्ड होते हैं सेना से, उनकी पूर्ति भी हो जाएगी। योजना बहुत अच्छा है, शुरुआती दौर में है। एक बार हमको इंतजार करना चाहिए कि इसका आगे कितना लाभ होगा। एक ही चीज का विरोध हो रहा है कि मात्र 4 साल के लिए है, लेकिन इसको देखना चाहिए, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में देखना चाहिए, इसके अर्थ बहुत होंगे
अन्य प्रकार से नौकरी के अवसर मिलेंगे। अभी इसकी ज्यादा निगेटिव पॉइंट नहीं आई है, इंतजार करना चाहिए मेरे ख्याल से। देखिए, भारत युवाओं का देश है और युवाओं को सही सही जानकारी दी जानी चाहिए। देखिए, एक बहुत अच्छा बयान यहाँ पे जीडी बख्शी साहब का आया है, जो बेबाक तरीके से रखते हैं। अग्निपथ पर जीडी बख्शी साहब ने कहा है कि पहले पायलट स्टडी करनी चाहिए थी इसकी, उसके बाद इस योजना में बात करनी थी। मतलब यहाँ पे समझा नहीं पाई सरकार। क्या लगता है नागेंद्र जी? जिस तरह से हमने पहले कहा कि कुछ योजनाओं में आपको किस तरह से युवाओं को समझाने की कोशिश की, तो वो नहीं हो पाया। यही बात सबसे महत्वपूर्ण है कि इसमें युवाओं को समझा नहीं पाया। क्या होता है, ये उम्र जो है एक कच्ची की उम्र होती है और इसमें उत्साह बहुत ज्यादा होता है, एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। और इस दौर में जैसे ही स्टूडेंट पढ़ के निकलते हैं, उनके ऊपर एक सोशल भी प्रेशर होता है, परिवार का भी प्रेशर होता है कि वो कितनी जल्दी अच्छे जॉब में चले जाएं। और जैसा आपने कहा कि युवाओं का, अमित जी ने भी कहा कि एक जज्बा होता है सेना में जाके देशभक्ति का अपना प्रदर्शन करे, देश की सेवा करे, तो कहीं ना कहीं ये चीजें बनी रहती है। सेना का एक अट्रैक्शन भी आपने देखा। हम तो ये मानते हैं कि छत्तीसगढ़ एक ऐसा क्षेत्र था जिसमें सेना में जाने वालों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन अभी राज्य बनने के बाद यहाँ बहुत तेजी से युवाओं का रुझान बढ़ा है। और खास तौर पे जो रिटायर्ड सेना के अधिकारी हैं, उन्होंने यहाँ पर बहुत रुचि दिखाई और यहाँ पे सेना में जाने वालों का जो जज्बा है वो बढ़ा है। और सरकार की ये योजना जो है वो तो लगभग आप ये मान के चलिए कि हर युवा को अवसर दे रही है कि वो एक बार सेना में जा सकता है। और एक 4 साल का समय मुझे लगता है कि एक तरीके से व्यक्तित्व विकास का होता है। आपने देखा होगा कि हायर सेकेंडरी स्कूल में और कॉलेजेस में एनसीसी कराई जाती है, तो लगभग ये मान के चलिए कि आप पढ़ लिख के निकलते हैं और सेना आपको अवसर देती है, आपका व्यक्तित्व विकास करती है। और उस दौर में जबकि लोग बेरोजगार होकर इधर उधर भटकते रहते हैं, उस दौरान कम से कम वो ये बता सकते हैं कि मैं 4 साल सेना में अपनी सेवा दे रहा हूँ। और उसके बाद जब वो निकलेंगे तो कहीं सरकार ने ऐसा मना नहीं किया है कि वो अपने जॉब को नहीं कर सकते या आगे की पढ़ाई नहीं कर सकते, वो आगे बेहतर पढ़ाई कर सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा है इस योजना में कि जो जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहेगा वो आगे बढ़ते चले जाएंगे और बाकी जो है वो प्रयास करेंगे। और सरकार उनके लिए तमाम तरीके का, उनके रुचि के हिसाब से, अगर कोई व्यवसाय करना चाहता है, अपना खुद का उद्योग लगाना चाहता है, उसके लिए लोन की व्यवस्था करवाई जाएगी और साथ में वो अच्छी नौकरियों में जाएंगे। सारे राज्य सरकार अपने यहाँ के जो कोर्सेस हैं उसमें उनको प्रायोरिटी से अवसर देंगे। और सबसे बड़ी चीज है कि व्यक्तित्व विकास सबसे महत्वपूर्ण भूमिका है, जिसमें समाज में एक सकारात्मक भाव पैदा होगा कि 4 साल उन्होंने सेना में सर्विस करी तो वो ऐसे ही वैसे नहीं रह जाएंगे, उनके अंदर एक मनोबल बहुत ऊंचा रहेगा। और आपने अभी कहा कि भारत जो है युवाओं का देश, युवा शक्ति को किस तरीके से नियोजित किया जाए देश के विकास के लिए, बेहतर प्रबंधन, ये एक बहुत बड़ी चीज है। और बार बार ये बातें सामने आ रही कि सेना ने ये योजना बहुत सोच समझ के बनाई है, तो इसको इस तरीके से इसके क्रिटिक्स नहीं किए जाने चाहिए इस पे। देखिए, लेकिन इसमें जिस तरह से कई सारे मीम आ चुके हैं सोशल मीडिया पे, कहा यह जा रहा है कि तो शुरू हुआ नहीं खत्म हो गया, इस तरह की बातें हो रही है। युवा इस तरह से इस पर अपने विचार रख रहे हैं। अमित श्रीवास्तव जी। देखिए गांधी जी, सेना की अपनी एक गरिमा होती है, एक प्रतिष्ठा होती है, उनका एक इतिहास है, चरित्र, अनुशासन और एक परिपाटी है। और आपको मैं बता दूं, जैसा मैंने कहा कि सेना में जाना, किसी हम जाते भी रहते हैं और कोई सैनिक मिल जाता है तो हमारे मन में, हर व्यक्ति के, भारतीय जो है, हमारे मन में एक अलग भावना आ जाती है उसको लेके। और आप देखिए जिस प्रकार से अभी कोविड के कार्य में जो पुलिस और सेना ने काम किया है, उसके बाद तो हर व्यक्ति ये काम करता ही है। और मैं आपको बता दूं कि वो जो सेना में जाता है, जिसमें जज्बा होता है कि देश की रक्षा कर रहा है, सैनिकों में जिसमें बलिदान की भावना होती है, निश्चित तौर पे एक जुड़ाव सेना में जो जाता है गांधी जी, उसको होता है। लेकिन मोदी सरकार, आप बताना चाहिए उनको कि पिछले 8 सालों में, पिछले 2 साल से तो उन्होंने, 3 साल से तो भर्ती रोक के रखे थे। अभी भी तीनों अगर मिलाएंगे आप, तीनों जो फॉर्मेट होता है तीनों सेनाओं में, लगभग 2,55,000 से अधिक पद रिक्त है। क्यों रिक्त रखा गया? उसी प्रकार से अगर आप देखिए, मैंने जैसा कहा कि उस समय भी इन्होंने कहा था 3 काले कानून के समय में भी
3 काले कानून के समय में भी कहा था ये अच्छा है और बाद में उसे वापस लिया गया। आज अगर देश के युवाओं को आप नहीं समझा पा रहे हो, ये देश हमारा युवाओं का देश है, और जिस प्रकार से गांधी जी हमने देखा है कि एक तरुणाई जो देश की हमारी तरुणाई है, अगर आप उससे छेड़छाड़ करने का प्रयास करेंगे, आपके आने के बाद सारी संवैधानिक संस्थाओं को आपने तोड़ने मरोड़ने का काम किया है। आपको अर्थव्यवस्था कहते हैं हाफ नॉलेज इज मोर डेंजरस, और आप देखिए चाहे वो जीएसटी पे मैटर पे हो, नोटबंदी के मैटर पे हो, अर्थव्यवस्था पे हो, अब ये अग्निवीर वाला जो मैटर है, हर मुद्दे पे अगर आप देखेंगे गांधी जी, केंद्र में बैठी हुई सरकार पूरी तरीके से फेल हुई है। इसी प्रकार से आप देखिए 3 काले कानून की मैंने बात किया, जीएसटी का फॉर्मेट नहीं बना था, विश्व का ऐसा कानून जिसका फॉर्मेट नहीं बना था और उसे लागू कर दिया गया। देश के व्यापारियों की कमर तोड़ने का काम उस कानून ने किया। तो लगातार आप देश के अगर अच्छी स्कीम है तो आप लोगों को समझाते, युवाओं को बताते, और सबसे अहम बात, पूर्व रिटायर्ड जितने भी सैनिक हैं, हमारे यहाँ के बड़े एडमिरल जो बड़े हैं, उन्होंने, कई लोगों ने आपने बताया कि वो खुद विरोध कर रहे हैं। एक विश्वास का है बात यहाँ पर कि 4 साल बाद वो सेना में रहने के बाद क्या उनको अच्छी जगह नौकरी मिलेगी। आज शॉर्ट सर्विस कमीशन जो 15 साल, जो 35-32 साल में जो रिटायर होते थे, उनको बाद में जमीन अलॉट होती थी, उनको कहीं पर सिक्योरिटी गार्ड से लेके पेट्रोल पंप उनको अलॉट होता था, सारी चीजें एक मान सम्मान के साथ उनको दिया जाता था। तो क्या ये सारी स्कीमें आगे क्या है? ठीक है, आपने चालू किया है, लेकिन आप चालू कर सकते हैं। आप अगर अच्छे कोई स्कीम होती गांधी जी, तो पूरा विपक्ष को कॉन्फिडेंस में लेते, आप पूरे लोगों से बात करते, लेकिन कहते हैं ना कि आपके मन में चोर है, और इसीलिए पूरी दाल काली मुझे लगती है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि आने वाले समय में ये 3 काले कानून के तहत जैसे इन्होंने वापस लिया था, ये स्कीम को भी इनको वापस लेना पड़ेगा। रविंद्र जी, लगता है कि इस मसले पर बैकफुट पे जाएगी मोदी सरकार, जिस तरह से ये आशंका अमित श्रीवास्तव जी जाहिर कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल बैकफुट पे नहीं जाएंगे। और सबसे बड़ी बात तो ये है, मैं कहता हूँ रक्षा से संबंधित मामला है, उस पर राजनीति नहीं करना चाहिए। ये कह रहे हैं कि इसके लिए पहले कार्य योजना तैयार कर लेना था। शायद इनकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, 2 साल से इस पे चर्चा चल रही है, ये तुरंत नहीं लाया गया है, 2 साल से। और कैबिनेट जो है, सिक्योरिटी जो कमेटी है, उन्होंने इसको पास किया हुआ है। इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से न देखने की कोशिश करनी चाहिए, न कभी इससे संबंधित कोई तथ्य राजनीतिक दृष्टिकोण से लाना चाहिए। मैं कह रहा हूं कि पूरे दुनिया में तीसरी सबसे बड़ी देश है भारत सरकार, जो रक्षा पे खर्चा करती है। 71.33 अरब डॉलर हम प्रति वर्ष खर्चा करते हैं। पूरे मंत्रालय का सबसे बड़ा बजट जो होता है रक्षा मंत्रालय पर जाता है। लेकिन मैं सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि आधे से अधिक जो खर्च होते हैं पेंशन पे और वेतन पे जाता है। हम सरकार की जो वो है रक्षा मंत्रालय, हम उसके आधुनिकीकरण पे, हम उसके सैन्यीकरण पे हम उतना खर्चा नहीं कर पा रहे हैं, उपकरण पे, क्योंकि आधा से ज्यादा पैसा निकल जा रहा है पेंशन और वेतन पे। इस तथ्य को भी ध्यान देना चाहिए कि हम सबसे ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं। अभी 10.3% सरकार पैसा खर्चा कर रही है और 8% हमने बजट में वृद्धि की है ओनली रक्षा मंत्रालय पर। तो ऐसा नहीं है कि रक्षा के प्रति हम कहीं से कमजोर हो रहे हैं या हमारी भावना नहीं है। हम एक नई चीज ला रहे हैं इस योजना का, इसका कुछ इंप्लीमेंट तो होने दीजिए। ये 2 साल से चर्चा चल रही है इस पर, आज की चर्चा नहीं है। गांधी जी, मेरे कुछ प्रश्न है हमारे भाजपा के प्रवक्ता से। नहीं, बड़े बड़े हमारे रक्षा के विशेषज्ञ जुड़े हुए हैं भाई। ये कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, राजनीतिक दृष्टिकोण से लिया गया मुद्दा नहीं है। हमारे पास राजनीति करने के लिए बहुत सारी चीजें हम रक्षा मंत्रालय पर कभी नहीं करेंगे। और मैं कांग्रेस के मित्रों से भी कहता हूँ और विपक्ष के लोगों को ही बोलता हूँ, इंतजार करिए। 21 साल बहुत लंबा समय नहीं होता है। और बोल रहे हैं कि 21 साल में युवा अपरिपक्व होता है, सेना कमजोर हो जाती है। 21 वर्ष की उम्र में लोगों को IAS IPS बनाई जाती है, उनकी मिनिमम जो आयु है 21 वर्ष में हो जाती है, वो 21 में ये युवा बन जाता है। तो अपरिपक्व नहीं होगा। इससे हमारा आगे का जो युवा है, जो अनुभवी होगा, 25% हम सशस्त्र सेनाओं में इनको मौका देंगे। गांधी जी, मैं जवाब देना चाहता हूँ। जी, जवाब दे लीजिए। देखिए, बहुत ही सम्मानित हमारे भाई साहब ने अभी कहा कि हम 2 साल से इसकी तैयारी कर रहे थे। मैं एक प्रश्न आपके माध्यम से इनसे पूछना चाहता हूँ कि इन्होंने कितने युवाओं से इस पे बात करी? वो डाटा बस रखते हैं सामने में, सारी चीजें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। क्या युवाओं को इन्होंने कॉन्फिडेंस में लिया था? जब भाई साहब मैं बोल लूं, आप बोले तो मैंने बड़ा धैर्यपूर्वक सुना। मैं विनती आपसे निवेदन करता हूँ कि मुझे बोलने दीजिए प्लीज। और देखिए, जिस प्रकार से अगर आप कह रहे राजनीति, सवाल अगर देश की सुरक्षा सम्मान और अगर देश के लिए होगा
तो कभी कांग्रेस उस पर नेतागिरी नहीं करेगी। ये आपसे मैं स्पष्ट आपको करता हूँ बड़े जिम्मेदारी के साथ। मैं आपको कहता हूं कि कांग्रेस कभी उस पर राजनीति नहीं करेगी, लेकिन जहां बात मान सम्मान के हमारे उन सैनिकों की होगी या हमारे उन भाइयों की होगी, तो निश्चित तौर पे कांग्रेस तो हम तो कहेंगे। और मैं आपसे एक ही चीज कहना चाहता हूं कि आप अगर अच्छी योजनाएं लाते तो आप विपक्ष से भी पूछ सकते थे, आप उन युवाओं से पूछ सकते थे, और अगर आप अच्छी योजना आप लाएंगे तो हम आपके साथ खड़े। देश की मान सम्मान की अगर सुरक्षा की बात आएगी तो कोई नेतागिरी नहीं, नेतागिरी बात का विषय है। हम आपके साथ कंधे से कंधा मिला के हम आपके साथ चलने के लिए तैयार है। अगर देश की आन बान और शान में कोई अगर गुस्ताखी करने का प्रयास भी करेगा तो हम सब एक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मैं एक ही आपके चैनल आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ कि आपने हमको सर्टिफिकेट दे दिए, कितने युवाओं को आपने बुलाया, उनको ये स्कीम बताई, और कितने युवाओं ने इसमें हामी भरी? बस आप इतना बता दीजिए प्लीज। मैं अपनी बात करना चाह रहा हूँ। आप कह रहे हैं कि हम उन युवाओं से पूछें कि मतलब उनके पास जाके पूछें कि 15 साल उनको नौकरी करना है, 20 साल उनको नौकरी करना है, 30 साल करना है, प्रोसेस क्या होगा? क्या हमको युवाओं से पूछना पड़ेगा? रक्षा से संबंधित मामले में रक्षा विशेषज्ञ वो निर्णय लेके बता रहे हैं जिसको मोदी जी इंप्लीमेंट कर रहे हैं। हर चीज के लिए हम युवाओं से नहीं पूछ सकते क्योंकि ये रक्षा का मामला है भाई, ये सेना का मामला है। दूसरी बात बोल रहे हैं कि विपक्ष मदद करता। जब हम पाकिस्तान में एयर स्ट्राइक कर रहे थे तो आप लोग प्रश्न लगा रहे थे। अभी राहुल गांधी जी जाके विदेश में बोलते हैं भारत सुरक्षित नहीं है। आज तक उसने आपसे जांच कमेटी नहीं बैठाई है। हम राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम इस मामले में। अच्छा, दूसरी बात सुन लीजिए, 25% युवाओं को जो ये जाएंगे अग्निवीर जो होंगे, इनको सशस्त्र बलों में हम उनको स्थायी रूप से लेंगे, 15 साल सेवा करने का अवसर देंगे। ऐसा नहीं कि 4 साल बाद ही हट जाएंगे। उनमें से 25% लोग सशस्त्र सेनाओं में जाएंगे। सशस्त्र सेना में 40 साल लोग जाते हैं, कम से कम इसमें से 45 साल लोग भर्ती होती। हर साल 20,000 75% जो बचे रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? वो भी बता दीजिए। नहीं, 75% जो बचे रहेंगे वो कहाँ जाएंगे? अब आप बोलेंगे नहीं, तो आप फिर वही तो बात खत्म हो गई। फिर पूरे लोगों को हम ले लें 15 साल के लिए। ये तो एक लॉन्चिंग है, प्लानिंग है। इसका आगे इंप्लीमेंट कितना अच्छा होगा इंतजार करिए ना। 2 दिन में सर्टिफिकेट क्यों दे रहे हैं हमको कि योजना विफल हो गई? अच्छी योजना होती तो हम इनका साथ देते। अभी तो शुरू नहीं हुई है और आप पहले से सफल घोषित कर देते। यही आपकी राजनीति है। नहीं, हमने सफल घोषित नहीं किया। हम तो कह रहे हैं अगर आपकी योजना अच्छी है तो आप जनता के बीच में आइए, युवाओं के बीच में आइए, बताइए। अगर आप पाक साफ हैं, अगर आपके मन में कोई पाप नहीं है तो आप बताइए, शेयर करिए। देश की सुरक्षा का मामला है साहब, मजाक नहीं है। सैनिकों का विषय में बात है। इस भर्ती के लिए क्या सुझाव देंगे? मैं और आप जाके भर्ती के लिए क्या सुझाव देंगे? वो जो कैबिनेट मिशन में है, जो डिफेंस से आ रहे हैं, जो सेना से आ रहे हैं, वो कमेटी, वो कुछ अच्छा विशेषज्ञ है, वो सुझाव देंगे। मैं और आप क्या दे देंगे बताइए? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा। जो रिटायर्ड अधिकारी है सेना से, अगर वो इस पे प्रश्न चिन्ह उठा रहे हैं तो आपको तो उनका भी जवाब देना पड़ेगा साहब। आप बच नहीं सकते उससे। चर्चा हो रही है इस पर, निश्चित तौर पर कोई नहीं बच सकता। लेकिन मैं आप दोनों को रोकना चाहूंगा, इसमें बहुत सारी बात है। जी रविंद्र जी, मैं आऊंगा आपके पास में। मैं थोड़ा सा नागेंद्र जी को शामिल करना चाह रहा हूँ। नागेंद्र जी, इसमें बातें बहुत सारी कही गई है। बातें ये भी कही जा रही है कि प्रदर्शनकारी जो युवा है उनको सता रही कई सारी चिंताएं कि वो जब 23 साल के होंगे तो उनके पास नौकरी रहेगी या नहीं रहेगी, यही बातें कही जा रही है। लेकिन इसमें कुछ प्रावधान जो रखे गए हैं कि जब ये खत्म होगा 4 साल का सर्विस तो एक मुश्त 11.7 लाख रुपए इसमें दिया जाएगा, ये भी बातें कही जा रही है। और जिस पर किसी भी तरह का टैक्स नहीं देना होगा, मतलब करीब 11,70,000 रुपए युवाओं को मिल जाएंगे। तो ये जो प्रावधान है, क्या आपको लगता है कि ये रकम जो कही जा रही है, जो मैं कुछ अखबारों से मैंने देखा था, ऑनलाइन कुछ मैंने जानकारी इकट्ठी की थी, क्या उस समय ये रकम काफी होगा युवाओं को एक नए करियर बनाने के लिए, नई दिशा में जाने के लिए? वही नहीं करके नहीं आएगा। तो बहुत सरल शब्दों में इसको समझने की जरूरत है कि कुछ नहीं से कुछ बहुत अच्छा होता है। अगर वो युवा पढ़ लिख के निकलते हैं और नौकरी की तलाश में भटकते रहते हैं, मैं कहता हूँ कि वो सड़कों पे भटक रहे हैं या लाइब्रेरी में बैठे हुए हैं या तमाम तरीके की ऐसी कवायद कर रहे हैं जिसमें उनको सर्विस का वो प्रयास तो कर रहे हैं लेकिन मिल नहीं पा रही है। मतलब एक तरीके से अनप्रोडक्टिविटी दिख रही है उसमें। और इस दौर में अगर वो 4 साल सेना से जुड़ के अगर उसमें धनोपार्जन कर रहे हैं, 11 लाख रुपए कम नहीं होता है। किसी परिवार को ये चीज समझना होती है कि एक पेरेंट्स के ऊपर कितना दबाव होता है अपने बच्चे को सेटल करने में। आप इसको सोचिएगा तो आपको ठीक है, बहुत सही बात है। लेकिन हम जो है युवा जो है
ये मतलब एक जो मैसेज जो बनी है सिक्योरिटी की, मतलब गवर्नमेंट जो अपनी सिक्योरिटी होल लाइफ की सिक्योरिटी हो जाती है, ये जो एक बन गया है जो एक मेंटलिटी, आपको नहीं लगता है कि कमी है? देखिए भ्रम यहीं पे उत्पन्न हो रहा है। हम सोचते हैं कि हम किसी जॉब में आ गए तो वहां से जब निकलेंगे तो हम रिटायर ही हो जाएंगे। हाँ, सेना यही तो कह रही है कि आप रिटायर नहीं होने जा रहे हैं, आपका एक व्यक्तित्व विकास करके आपको एक नई ऊर्जा के साथ भेजा जा रहा है। सेना में जो 15 या 17 साल 18 साल भी जो कमीशन में रहते हैं वो एक तरीके से जवान ही रहते हैं ऑलवेज, और उनको उसी तरीके का सम्मान मिलता है। वो तो सेना से कमीशन बाद में लेने के बाद फिर वो दूसरी नौकरियों में जाते हैं। आपने देखा होगा कि बैंकिंग सर्विस में जाते हैं, एजुकेशन सेक्टर में चले जाते हैं, और केंद्र सरकार के भी बहुत सारे सेवाओं संस्थानों में उनको अवसर मिलता है। तो आप ये नहीं कह सकते। सबसे बड़ी चीज है युवाओं को एक उत्साह के साथ जोड़ने की बात हो रही है, जो इसका सबसे मूल विषय है। अभी जो परिस्थितियां बन रही है वो एक तरीके से बिना समझ के जो उत्तेजना पैदा हुई है उस तरीके की परिस्थितियां बनी है। इस पे जब तक के लोग समझेंगे नहीं, परिवार को भी इसको समझाना चाहिए, परिवारजनों को इसको लेके अपने बच्चों को सारी चीजें क्लियर करनी चाहिए। और अमित जी जैसा कह रहे थे कि जिनको सेना में जाने का जज्बा होता है वो हर तरीके से जाने की कवायद में जुटे रहते हैं। आपने देखा होगा कि दूसरे स्टेटों में चाहे कि कोई भी हो, हरियाणा हो, पंजाब हो, आसाम हो, बिहार हो, सबकी अपनी रेजिमेंट है और हर परिवार से एक न एक सदस्य जरूर सेना में गया होता है। तो हम तो सोचते हैं कि आने वाले समय में भारत का हर परिवार बोल सके कि मेरा बेटा सेना में रहा है। तो ये एक अवसर मिलने जा रहा है, इसको मुझे लगता है कि स्वीकारना चाहिए। मुझे लगता है कि फिलहाल तो युवा उद्वेलित हैं और उनको सही जवाब चाहिए, क्योंकि वो इसे नाकाफी समझ रहे हैं। अमित जी क्या समझ रहे हैं कि ये जो क्या भारत में इस तरह प्रदर्शन, युवाओं के हाथ में पत्थर, कभी वो ट्रेन में आग लगा रहे हैं, ये कब खत्म हो पाएगा? देखिए गांधी जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से उन समस्त युवाओं से ये विनती करना चाहता हूं कि मैं ये संपत्ति सब आपकी संपत्ति है, कृपया करके इसे नुकसान ना पहुंचाए। और सरकार से भी ये निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप उन युवाओं को बुला के उनसे बात करिए। अगर उनका आपकी योजना अच्छी है आप उनको सारी चीजें बताइए। और मुझे ऐसा विश्वास है कि कम से कम सरकार को इनिशिएटिव लेके उन युवाओं के विषय में भी सोचना चाहिए। हर राज्य में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है जिसमें सेना के अधिकारी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। रायपुर में भी एक ऐसा प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा गया है जिसमें सेना के अधिकारी इस योजना को लेकर अपनी बात कहते नजर आएंगे। तमाम बातें, इसमें मुझे लगता है कि अवेयरनेस, जागरूकता होनी चाहिए। और जो अभी राष्ट्र के संपत्ति का नुकसान हो रहा है, जैसे बहुत सारे लोग इससे परेशान भी हो रहे हैं, तो फिलहाल युवाओं से जो अपील अमित जी ने की, मुझे लगता है कि ये अपील हम सभी को करना चाहिए कि युवा कम से कम गलत राह पे ना जाए और अपनी बात को पुरजोर तरीके से यहाँ पे रखे। इस डिबेट में शामिल होने के लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा। अमित जी आपका, नागेंद्र जी आपका और नवीन जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साधना न्यूज़ पे खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। बैक टू स्टूडियो।